अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दबिस्तान काफ। आप सुन रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नावल जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद। आज इसकी 11वीं किस्त लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये किस्त भी पसंद आएगी। दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक हुई तो वो कुर्सी से उठकर बैठ गई। एक नज़र सोती हुई डीजे पे डाली, दूसरी अपने ज़ेर इस्तेमाल बंक पे जो दोबारा से बिना सिलवट और शिकन के बनाया जा चुका था और जिस पे तुर्क लड़कियों के एतमाद के खून किए जाने की कोई निशानी बाकी ना थी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप। जैसे इसने दरवाज़ा खोला, सामने हाले नूर थी। अस्सलाम वालेकुम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। हाले नूर हशाश पशाश सी मुस्कुराती खड़ी थी। वो यूं थी गोया धुली हुई चांदनी। स्याह स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफ़ेद जीन्स पहने, शाने पे बैग और हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम अस्सलाम। आओ हाले, मैं तुम्हारे डॉम में गई थी, तुम उधर नहीं थी, मैंने अंदाज़ा किया कि तुम यहीं होगी। हाले ने अपना बैग मेज़ पर रखा और कुर्सी खींच कर नफासत से बैठी। हाँ, मैं कल सुबह ही इधर आ गई थी, डीजे की याद आ रही थी। खदीजा सो रही है। हाले ने गर्दन ऊंची करके ऊपर देखा जहाँ डीजे दो मोटे कंबल गठड़ी की सूरत खुद पर डाले सो रही थी। हाँ, वो सो रही है और शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा कि तुम्हारे फ़ोन रजिस्टर करवाने चलें आज। तुर्की में गैर मुल्की फ़ोन पर तुर्क सिम कार्ड सिर्फ 1 हफ्ते ही चल सकता है, इसके बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ, मेरा फ़ोन भी ले जाओ, मैं अभी 2 घंटे मज़ीद सोऊंगी। कमरों के अंदर से आवाज़ आई तो हाले मुस्कुराते हुए इसकी चमकती सुरमई आंखें छोटी हो जाती थीं। चलो हया, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों साथ खड़ी हुईं। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो आई थी। अभी वो स्याह चूड़ीदार पजामे और टखनों तक आती स्याह लंबी कमीज़ में मलबूस थी। शिफॉन का दुपट्टा गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपेटे और ऊपर लंबा स्याह स्वेटर पहने हुए थी जिसके बटन सामने से खुले थे। कुछ दिन मेरे खुशकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती है और कुछ दिन बदकिस्मत दिन जब मेरे पास कार नहीं होती, और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है, हाले ने उठते हुए बताया। अभी हम करीबी दुकानों में जाएंगे, अगर वहाँ से फ़ोन रजिस्टर ना हुआ तो जवाहर चलेंगे, इसके बाद वहाँ से जहांगीर। जवाहर? हया ने अब्रू उठाई। जहांगीर को इसने किसी तर्क का नाम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जवाहर शॉपिंग मॉल था, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 6ठा बड़ा शॉपिंग मॉल। ओह अच्छा, जैसे पार्क टावर्स। ऊपर कंबलों से आवाज़ आई। पार्क टावर? हाले ने गर्दन उठाकर खदीजा के कमलों को देखा। हमारा पार्क टावर एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल समझा जाता है, वो घुनुता आवाज़ में बोली थी। नाइस। हाले इस्ताइश से मुस्कुराकर बाहर निकल गई। हया ने इसके जाने की तसल्ली कर ली, फिर लपक कर पीछे आई और सीढ़ी पर चढ़कर डीजे का कंबल खींचा। ये पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा मॉल कब से हो गया? इसने कौन सा जाकर चेक करना है, थोड़ा शो मारने में क्या हर्ज है। डीजे गड़ाप से फिर कंबल में घुस गई। हाले ड्राइव करते हुए मुताफ़सी बार माजरत कर रही थी। फ़ोन रजिस्टर नहीं हो सकते थे। आविया की दुकान पहले तो मिली ही नहीं, दूसरी मोबाइल कंपनियों की दुकानें ही हर जगह थीं, जैसे आपको जोंग की दुकान की तलाश हो और फिर हर तरफ यूफोन की दुकानें हों। और मुश्किल एक दुकान मिली तो इसका मैनेजर शॉप बंद करके जा रहा था। लाख मिनटों पर भी इसने दुकान नहीं खोली और चला गया। अब हाले मुसलसल शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। बस करो हाले, बाद में हो जाएगा ये काम, अब मुझे शर्मिंदा मत करो। खैर, तुम्हारा दूसरा काम तो करूं, जहांगीर चलते हैं। हाले ने गहरी सांस अंदर खींची। गाड़ी सड़क पर रवान थी और खिड़की से के बाहर हर सू बर्फ दिखाई दे रही थी। तुम एड्रेस दिखाओ जहां हम पहुंचने वाले हैं। किधर? हया ने नासमझी से ड्राइव करती हाले को देखा। जहांगीर? और किधर? वहाँ क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल कहा जो था तुम्हें कि ले जाऊंगी, सुबह बताया था ना, भूल गई? तुम मुझे उधर लेकर जा रही हो? वो हक्का बक्का रह गई। हाँ ना, अब एड्रेस बताओ, स्ट्रीट नंबर तो मुझे याद रहेगा, आगे किधर जाना है, जल्दी बताओ।
ओ हाले, इसने हड़बड़ा कर पर्स से वो मुड़ा तड़ा सा कागज़ निकाला। इस कागज़ पे देखा इस इलाके का नाम लिखा हुआ था। वो इसे सहांगीर पढ़ती रही थी। अब उसे याद आया कि तुर्कों का सी जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता है। अगर इसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि उधर जाना है तो वो तहफ़ ही उठा लाती जो अम्मा ने भेजे थे। ज़रा अच्छे कपड़े ही पहन लेती, थोड़ा सा मेकअप भी कर लेती। लो, ये तो वो सामने ही है। अब तुम जाओ, मुझे इधर थोड़ा काम है। मेरा नंबर तुमने फ़ोन में फीड कर लिया है ना? जब फारिग हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। घंटा तो मुझे लग ही जाएगा, फिर खाना साथ में ही खाएंगे। ये कहकर उसने गाड़ी रोकी। हया ने बेतवज्जी से इसकी हदायत सुनी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। इसके दरवाज़ा बंद करते ही हाले गाड़ी जन से भगा कर ले गई। वो एक खूबसूरत सा छोटा सा बंगला था। बैरूनी चार दीवारी की जगह सफ़ेद रंग की लकड़ी की बाड़ लगी थी। गेट भी लकड़ी की बाड़ का बना था। गेट के पीछे छोटा सा बागीचा था और इसके आगे वो बंगला। बंगले की गुलाबी छत मखरूती थी। दाखिली सफ़ेद दरवाज़ा ऊंचा था। इस तक चढ़ने के लिए वो 2 स्टेप्स बने हुए थे। स्टेप्स के दोनों तरफ खुश रंग फूलों वाले गमले रखे थे। तो ये थी वो छोटी सी जन्नत जिसमें वो रहता था और जिससे बाहर निकलने का इसने कभी सोचा ही ना था। वो गेट को धकेल कर पत्थरों की रविश पर चलती इन स्टेप्स तक आई। ऊंचे सफ़ेद दरवाजे पर सुनहरी रंग की तख्ती लगी थी, सिकंदर शाह। उत्तर खजों में लिखा नाम इसके फुप्पा का ही था। घंटी की तलाश में इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। इस घर में बहुत सी लकड़ी की खिड़कियां बनी हुई थी और शायद कोई खिड़की खुली थी जिससे मुसलसल एक ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हथौड़े या कुल्हाड़ी को लकड़ी पर जोर से मार रहा हो। इसने कपकपाती उंगली घंटी पर रखी और सुनहरी डोर नाप के चमकते धात में अपना अक्स देखा। काजल से लबरेज बड़ी बड़ी स्याह आंखें, दोनों शानों पर फिसल कर नीचे गिरते लंबे बाल और सर्दी से सुर्ख पड़ती नाक। उस स्याह लिबास में चीनी की मूरत लग रही थी, घबराई हुई परेशान सी मूरत। इसने घंटी से उंगली हटाई तो ठक ठक की आवाज़ बंद हो गई। चंद लम्हे बाद लकड़ी के फर्श पर कदमों की चाप सुनाई दी। कोई अनजान ज़बान में बड़बड़ाता दरवाज़ा खोलने आ रहा था। मतलब काटते हुए किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जब दरवाज़ा खुला, चौखट पे बिछे डोरमैट पे इसे दरवाज़ा खोलने वाले के नंगे पाँव दिखाई दिए। इसकी निगाहें धीरे से ऊपर उठती गईं। ब्लू जीन्स और ऊपर ग्रे स्वेटर में मलबूस वो एक हाथ में हथौड़ी पकड़े खड़ा था। स्वेटर की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ रखी थी और इसके कसरती बाजू झलक रहे थे। हया ने धीरे से चेहरा उठाकर इसे देखा। इसका सांस लम्हे भर को साकत हो गया। वो वैसा ही था जैसा इसे बचपन की तस्वीर में लगा करता था। वही बुरे माइल बाल जो बहुत स्टाइलिश अंदाज में माथे पर गिरते थे, पुरकशिश आंखें, उठी हुई मगरूर नाक, सुनहरी रंगत के तीखे नकूश। वो माथे पे तेवरी लिए आंखें सुकेड़े इसे देख रहा था। बिलाशुबा वो बहुत हैंडसम था। सन कम सन इसने तर्क में कुछ पूछा तो वो चौंकी। सबीन सिकंदर का घर यही है? जी यही है, वो अंग्रेजी में बताकर सवालिया जांचती निगाहों से इसका चेहरा देखने लगा। इसे लगा वो बोस्फोर्स के पुल पे हथेलियां फैलाए खड़ी है और नीले पानी को छू कर आती हवा इसके बाल पीछे को उड़ा रही है। वो किसी गहरे ख्वाब के ज़ेरे असर थी, किसी हसीन गहरे ख्वाब के। मैं इनकी मेहमान हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ, वो अटक कटक कर बोल रही थी। इसके सामने इसकी सारी खुद एतमादी हवा हो गई थी। एकदम खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी थी। कैसी मेहमान? इसका अंदाज़ उखड़ा उखड़ा सा था, जैसे वो किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ था जिसमें हया मखल हुई थी। मैं हया हूँ, हया सुलेमान। इसने पुरुमीद निगाहों से जिहान सिकंदर का चेहरा देखा कि अभी इसका नाम सुनकर इसकी पुरकशिश आंखों में शनासाई की कोई रमक। कौन है हया सुलेमान? इसके कदमों तले बास्फोस का पुल शक हुआ था। बेदम सी नीचे गहरे नीले पानियों में जा गिरी थी। कौन है हया सुलेमान? ये आवाज़ दोहराते हुए वो सुन सी हुई इसे देखती रही। इसकी पलकें झपकना भूल गई थी। इस शख्स के चेहरे पे ज़मानों की अजनबियत और बेजारी थी। पहचानने ना पहचानने का तो सवाल ही ना था। जिहान सिकंदर तो इससे वाकिफ ही ना था। कौन मदाम? इसने कदरे उकता कर दोहराया।
हया ने खफीफ सा सर झटका फिर लब भींच लिए। मैं सुबीन पुप्पो से मिलने आई हूँ, इनके भाई सुलेमान की बेटी हूँ, वो जानती हैं मुझे। ओके, अंदर आ जाओ। उषा ने उसका आकर वापस पलट गया। वो झिझक कर ऊपर जीने पर चढ़ी। पायदान को देखकर कुछ याद आया तो फौरन पैर जूतों से निकाले और लकड़ी के फर्श पर कदम रखा। फर्श बेहद सर्द था और राहदारी के इस पार इसने जिहान को जाते हुए देखा। वहाँ से हथौड़ी की टक टक की आवाज़ फिर से आने लगी थी और वो राहदारी अबूर करके किचन के खुले हुए दरवाजे की तरफ आकर खड़ी हो गई। अमरीकी तर्ज का एक किचन नवासत से आरास्ता था। एन वस्त में गोल मेज के 4 कुर्सियों का फूल बना था। एक जानब काउंटर के साथ वो हया की तरफ पुष्ट किए खड़ा था। इसके हाथ में हथौड़ी थी जिससे वो ऊपर कैबिनेट के खुले दरवाजे पे जोड़ पे जोर जोर से ज़रबे लगा रहा था। वो चंद लम्हे की शशोपंज के बाद लीड बनकर आगे आई और कदरे आवाज़ के साथ कुर्सी खींची। वो बेख्तियार चौंक उठा और वापस पलटा। खैर वो नागवारी से लब भेजकर वापस कैबिनेट की तरफ मुड़ा। इसने एक हाथ से कैबिनेट के दरवाजे के जोड़ पर किसी शय को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से हथौड़ी मार रहा था। हया सुलेमान ने ज़िंदगी में कभी इतनी तस्लील महसूस नहीं की थी। मॉम चंद लम्हे गुजरे तो वो इसी तरह काम की तरफ मतवज्जा चेहरे पर ढेरों संजीदगी लिए पुकारने लगा। वो उंगलियां मरोड़ती टांग पे टांग रखे सर झुकाए बैठी थी। दफ्तर चौखट पर आहट हुई तो सर उठाया। राहदारी से बर्तन हाथ में लिए सुबीन पुप्पो इसी पल किचन में दाखिल हुई थी। कंधों तक आते बाब कट बाल और खुले लंबे स्कर्ट के ऊपर सुरमई स्वेटर पहने वो कुछ बोलती आ रही थी। इसे बैठा देखकर ठटक कर रुकी। हया, मेरा बच्चा, तुम कब आई? बर्तन काउंटर पर तकरीबन गिरा कर वो वालहाना अंदाज में इसकी तरफ लपकी। वो जो जिहान के सर्द मोहर रवैये पे बददिल सी बैठी थी कर बढ़ाकर उठी। बहुत गर्मजोशी से इन्हें गले लगाकर उन्होंने इसकी पेशानी चूमी। फिर बेहद मोहब्बत और अपनायत भरी नम आंखों से मुस्कुराकर इसका चेहरा देखा। फातिमा ने बताया था कि तुम कुछ रोज तक आओगी मिलने। मैं सोच रही थी कि तुम थकन उतार लो, मैं खुद ही तुमसे मिलने आऊँगी। कैसी हो तुम? कितनी प्यारी हो गई हो। वो अब इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी मोहब्बत से इसका हाथ थामे कह रही थी। मैं ठीक हूँ पुप्पू, आप कैसी हैं? वो मुस्कुराती हुई इन्हें अंग्रेज़ी में इनसे गुफ्तगू कर रही थी। तो तुम बड़ी हो गई हो, आंखें तो बिल्कुल सुलेमान भाई जैसी हैं। लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी अम्मा से मिलती हैं पुप्पू। वो हल्का सा जता गई। भाई मुझे तो मेरे भाई का अक्स लगती हो। और सब कैसे हैं? वो एक का हाल पूछने लगी। वो सबकी खैरियत बताने लगी। आप दावर भाई की शादी में नहीं आई? दावर भी कितना बड़ा हो गया है माशाल्लाह, शादी भी हो गई। कैसी रही शादी? मैंने वीडियो देखी थी तुम्हारी। इसने चौंक कर इन्हें देखा। कौन सी वीडियो? इसका सांस रुकने लगा। एकदम ही कमरे में बहुत घुटन हो गई थी। वो जो दावर के वलीमे पर स्टेज पर बनाई थी, तुमने रेड फ्रॉक पहन रखी थी। मैंने रोहेल के फेसबुक पे देखी थी। रोहेल से कांटेक्ट है आपका? इसकी रुकी सांस और एक खुशगवार हैरत कैसे बहाल हुई। आप फेसबुक यूज करती हैं? उसने अपनी पुप्पो से सवाल पूछा। वो इन दोनों की पुष्ट के जानिब पुष्ट किए कैबिनेट के दरवाजे पर इसी तरह ज़रबे लगा रहा था। हाँ, बस रोहेल की एल्बम्स देखने के लिए करती हूँ। तुम इस्तेमाल करती हो फेसबुक? नहीं, पहले करती थी, फिर छोड़ दिया। मुझे ये सोशल नेटवर्क्स पसंद ही नहीं है। हर शख्स आपकी ज़िंदगी में झांक रहा होता है, इंसान की कोई प्राइवेसी नहीं रहती। ओह हयात, तुम जिहान से मिली? एकदम ख्याल आने पर उन्होंने गर्दन फेर कर अपने बेटे को देखा जो चेहरे पर ढेरों सख्ती लिए अब काम की जाने में तवज्जा था। जिहान, तुम हया से मिले हो? ये सुलेमान भाई की बेटी हैं और रोहेल की बहन है। तुम फर्स्ट कज़न हो? मिल चुका हूँ। अब वो झुक कर दरवाजे से कील निकाल रहा था। ये रिश्तेदारियाँ याद रखने के मामले में बहुत पुअर है। वैसे कोशिश तो करता है और इसे रिश्ते याद भी रहते हैं। दरअसल पुप्पो, इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इसके माँ बाप इससे रिश्ते याद दिलाएं। बच्चों का क्या कसूर है? सारा कसूर तो वालदैन का होता है। अगर वालदैन ही औलाद को कभी रिश्तेदारों से ना मिलवाएं तो इल्ज़ाम किसके सर पे रखा जाए? सुबीन पुप्पो का जो चुखरों से दमकता चेहरा फीका पड़ गया। वो इसी तरह तलखी से कहती जा रही थी। जिहान अब भी काम में मसरूफ़ था। मसलन अब आप लोग
आप लोग हैं, आप कई दहाइयों से इधर मुकीम हैं और शायद आपका वापस आने और अपने खूनी रिश्तों से मिलने का दिल ही नहीं चाहता। तो हाँ ना, ये है ना, ये अनफेयर क्या नहीं है? पुप्पू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लट्ठे की मानत सफ़ेद और फीका। फिर वो ज़रा सा मुस्कुराई और होले से सर झटका। ठीक ठीक कह रही हो, बस कभी आ ही ना सके। वो मुतमिन थी अपने लहजे से, पर इसे कतन अफसोस नहीं था। इन लोगों की बेरुखी थी जिसके बायस इनका इनसे ताल्लुक एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मोहल्लक थी, किसी की मनकूहा थी। इस कड़वी दवाई का ज़रा सा जायका ये जिम्मेदारान भी तो चखें जिन्हें अपने बेटे को बताना याद न रहा कि वो इसकी कज़न है। और बस दफ्तन इसकी निगाह फ्रिज के ऊपर रखे फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। इसमें खुश शक्ल दरमियानी उम्र के साहब मुस्कुरा रहे थे। सर में आर्मी कैप और खाकी वर्दी के कंधों पे सजे तमगे फूल और सितारे। ये फूफा हैं? वो गर्दन उठाकर हैरत से तस्वीर देखने लगी। सबीन पुप्पो ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा और धीरे से सर हिला दिया। इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब उसके माँ बाप इसको रिश्ते दिलाएं। वो पलटे बिना खासा जताकर बोली तो हया चौंकी। वो तो उसे ताल्लुक समझा रही थी। इसका ख्याल था जिहान ने इसकी तलख बातों पर ध्यान नहीं दिया, मगर नहीं, वो बज़ाहिर नज़रअंदाज किए सब सुन रहा था। वो ज़रा मोहतात सी होकर सीधी हुई। मेरा मतलब है पुप्पो आर्मी में थे, पाकिस्तान आर्मी में? नहीं। जिहान थोड़ी स्लेब पर रखकर आगे बढ़ा और फ्रिज पर रखा फ्रेम हाथ से गिरा दिया। तस्वीर वाली तरफ फ्रिज की छत पे सजदा ज़ेर हो गई। हयात, तुमने खाना तो नहीं खाया? मैं बस लगा रही हूँ। पुप्पो अब संभल कर दोबारा से हशाश पशाश सी हो गई थी। हया जवाब दिए बिना फ्रिज के ऊपर ऊंधे मुंह पड़ी तस्वीर को देखने लगी। इसके एक सवाल के जवाब में जिस बदमिजाजी से जिहान ने फ्रेम गिराया था, अभी तक इस पे किंग थी। मम्मी, आपका कैबिनेट तैयार है। अब वो कैबिनेट का दरवाज़ा खोल कर बंद करके चेक कर रहा था। थैंक यू जिहान, और बाथरूम का नल भी। पुप्पो ने गोल मेज पे पुलाव का बड़ा सा प्याला रखते हुए याद दिलाया। आय हाय, फिर वही बदमज़ा पिलाओ। वो खफीफ सा सर झटक कर रह गई। रहने दें पुप्पो, मैं कोई अगर मगर नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ख़ास नहीं बना सकी, इसलिए अब इनकार करके मुझे शर्मिंदा मत करो। जिहान अब दरवाजे से एक डब्बा निकाल कर अंदर रखी चीज़ें उलट पुलट कर रहा था। दफ्तन डोरबेल बची। जहान ने रुक कर राहदारी की समझ देखा, फिर डब्बा वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। शुरू करो है आप, पुप्पो ने मुस्कुराती हुई निगाहों से इसे देखते हुए प्लेट थमा दी। इसने शुक्रिया कहकर चावल और थोड़ा सा लोबिया का मसाला प्लेट में निकाला। राहदारी के इस पर जिहान किसी मर्द के साथ तुर्क में कुछ बोल रहा था। दोनों की आवाज़ मध्यम सी थी। दूसरे ही चम्मच में वो पुलाव इसे मज़ीद मज़ेदार लगने लगा था। डीजे ठीक कह रही थी, इनको खाना सिर्फ सफ़र की मतली के बायस बुरा लग रहा था। पुप्पो, आपके हाथ में बहुत जायका है। हया इसका चमचा पकड़े मुंह तक जाता, हाथ और बात दोनों रुक गईं। बेहद बेयकीनी से इसने गर्दन मोड़ी। जिहान राहदारी से इसे पुकारता चला आ रहा था। क्या इस मगरूर और बददिमाग आदमी को इसका नाम याद रह गया था? जी, वो मुश्किल बोल पाई। वो किचन के खुले दरवाजे से अंदर आया तो हया ने देखा इसके हाथों में एक अध खुले गुलाबों का बुके है और एक सफ़ेद कार्ड था। क्या तुम यहाँ रहने आई हो? वो इसके सामने खड़ा सख्ती से पूछने लगा। नहीं। वो सांस रोक के इन सफ़ेद गुलाबों के फूलों को देख रही थी। इसके लिए नहीं हो सकते थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर अपने वैलेंटाइन को मेरे घर का पता देने की क्या ज़रूरत थी? इसने ज़ेरे लब तर्क में किसी गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ से इस नामालूम शख्स को नवाजा और गुलदस्ते और कार्ड सामने मेज़ पर रख दिए। उसके रखने का अंदाज तकरीबन फेंकने के मानिंद था। नहीं, मैंने नहीं। वो फटी फटी निगाहों से फूलों के ऊपर गिरे सफ़ेद कार्ड को देखे गई, जिस पे लिखे हरूफ नुमाया थे। फॉर माई लव हया सुलेमान, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और वैलेंटाइन डे में
हफ्ता 10 दिन बाकी थे, इसे याद था। ये यहाँ भी पहुँच गया, वो अभी तक बेयकीनी थी। जिहान अपना टूल बॉक्स खोले खड़ा चीज़ें उलट पुलट कर रहा था। किचन में एक शर्मिंदा सी खामोशी छाई हुई थी। दफ्तर में इस पे रखा हया का फ़ोन बजा। इसने चौंक कर देखा, घर से कॉल आ रही थी। इसने कॉल उठाई और उठ के खड़ी हो गई। हया बैठो बच्चे, पुप्पो ने इसे रोकना चाहा। मेरी फ्रेंड की कॉल है, वो बाहर आ गई है, शायद चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। हालांकि पुप्पो की शक्ल से जाहिर था कि वो जानती हैं कि फ़ोन इसके दोस्त का नहीं, मगर उन्होंने सर हिला दिया। कहने को जैसे कुछ बाकी नहीं रहा था। वो कुर्सी धकेल कर तेज़ी से बाहर निकल आई। मेज़ पे सफ़ेद गुलाब पड़े रह गए थे। डोरमैट पे इसके जूते यूं ही पड़े थे। इसने इनमें पाँव डाले तो देखा एक कागज़ इन पर गिरा हुआ था। हया झुकी और वो कागज़ उठाया। वो किसी कोरियर कंपनी की रसीद थी, गालिबन जो शायद जिहान ने दस्तखत करके वहीं फेंक दी थी। वो रसीद उलट पुलट करके देखती तेज़ कदमों से गेट अबूर कर गई। भूल आज ही की तारीख में इसे किसी AR ने बुक करवाए थे। इसे ए से अहमद और आर से धीरे धीरे सड़क किनारे चलने लगी। रसीद अभी तक इसके हाथ में थी। वो घंटा पर पहले तक खुद इस बात से नावाकिफ़ थी कि जहांगीर से आ रही है। फिर इसे AR को कैसे इल्म हुआ? क्या वो इसका पीछा कर रहा था? क्या इसका ताक़ुब किया जा रहा था? लेकिन एक पाकिस्तानी ऑफिसर के एक गैर मुल्क में इतने सोर्सेज कैसे हो सकते हैं? सिर्फ इसे तंग करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी मनसूबाबंदी कौन करेगा? और कॉलोनी के सिरे पे नसब बेंच पर बैठ गई। इसकी निगाहें बर्फ़ से ढकी घास पर जमी थीं। इसने हाले से के आने तक तो यहीं बैठना था। इसने अगले रोज़ ही डॉम ऑफिसर हकान से बात करके अपना कमरा बदलवा लिया था। वो डीजे के कमरे में मुंतकिल हो चुकी थी। कमरे में तीसरी लड़की एक चीनी लिंग लिंग थी। इसका पूरा नाम इतना लंबा और पेचीदा था कि इसने यूरोप के लिए अपना नाम चेरी रख लिया। वो एक्सचेंज स्टूडेंट थी और PhD कर रही थी। चौथी लड़की एक इसराइली यहूदी टाली थी। वो वाक़तन टाली के दरख्त की तरह लंबी चौड़ी और घुंघराले बालों वाली लड़की थी। वो भी एक्सचेंज स्टूडेंट थी और इसके साथ वाले कमरे से के फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स, वो हैंडसम लड़के का जिक्र डीजे ने पहले रोज़ ही किया था, उसकी से गाड़ी छीनती थी। वो फ़लस्तीनी लड़की और इसराइली लड़की हर जगह साथ साथ नज़र आते थे। कैंपस की सीढ़ियाँ हों या हॉस्टल का कॉमन रूम, वो चारों साथ होते थे। इनके पासपोर्ट चेक कराओ, या तो ये इसराइली नहीं है या फ़लस्तीनी नहीं है। इतना इत्तेहाद और दोस्ती, तौबा है भाई। डीजे जब भी इनको साथ देखती तो आकर यूं ही बोलती और कुड़ती रहती। हया ने भी इन लड़कों को नहीं देखा था, ना ही इसे शौक़ था। तमाम ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स पीर तक पहुंच गए थे। वहाँ किसी को किसी एक्सचेंज स्टूडेंट का नाम मालूम नहीं होता था। बस ये फ़लस्तीनी हैं, चाइनीज़ हैं, ये डिच हैं और ये दोनों पाकिस्तानी हैं। इनको 1 से 4 मज़ामीन लेने का इख्तियार था। डीजे ने 2 लिए, जबकि हया ने 4 लिए थे। चौथे माह के इख्तिताम पे इम्तिहान देने की पाबंदी थी और ये 5 माह लाज़मन तरक्की में गुजारने की पाबंदी थी। बाकी चाहे हॉस्टल में रहो, चाहे ना रहो, चाहे सारी रात बाहर रहो, कोई पूछने वाला नहीं था। खूब मज़े थे। स्पांजी में क्लास के अंदर लड़कियों के स्कार्फ पे पाबंदी थी। ये तो हाले नूर क्या करती होगी? हया ने डीजे से तब पूछा जब वो दोनों नमाज के बहाने तारुफी प्रेजेंटेशन से खिसक कर आ गई थी और अब प्रेयर हॉल में बैठी चिप्स खा रही थी। वो क्लास में स्कार्फ उतार कर ही जाती है, डीजे चिप्स कुतरते हुए बता रही थी। वो दोनों चौकड़ी मारकर कारपेट पर बैठी थी। एक तरफ अलमारी में कुरान और इस्लामिक कुतुब के नुस्खे सजे थे, दूसरी तरफ बहुत से स्कार्फ और स्कर्ट्स टंगे हुए थे। जीन्स वाली तक लड़कियां स्कर्ट पहनकर नमाज पढ़ लेती थीं और फिर बाद में वो स्कर्ट वहीं लटका कर चली जाती थी। इस्तांबुल के हर जनाना प्रेयर हॉल में ऐसे स्कार्फ और स्कर्ट्स लटके होते हैं। मज़े की है ना ये हाले नूर भी? वो उंगली से बाल पीछे करते हुए कह रही थी। इसने भी ब्लू जीन्स के ऊपर गुलाबी स्वेटर पहन रखा था। पाकिस्तान में था फुरकान की डांट के डर से वो जीन्स नहीं पहन सकती थी, लेकिन शुक्र के यहाँ वो लोग नहीं थे और वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से लुत्फ़अंदोज़ होकर गुजार रही थी। परसों तुम अपनी फुप्पो के घर गई थी, कैसा रहा ट्रिप? अच्छा रहा। फुप्पो ने पिलाव बनाया था, वो वाकई इतना बदमज़ा पकवान नहीं है जितना हम समझते थे। मैं तो पहले ही कह रही थी,
जब प्रेयर हॉल में भी खूब बोर हो गई तो बाहर निकल आई। सर्द-नम हवा धीमी लय में बह रही थी। हरी घास पे स्पांजी गोल सी इमारत पूरे वकार के साथ खड़ी थी, जैसे एक गोलाई की शक्ल में बने घर को हैट पहना दी जाए। शीशे के ऊंचे दाखिली दरवाज़ों के सामने सीढ़ियाँ बनी थी। सीढ़ियों के दोनों तरफ पे सब्ज़ा फैला हुआ था। वो दोनों फाइलें थामे जीने उतर रही थी जब डीजे ने इसका शाना हिलाया। ये जो आखिरी जीने पे 3 लड़के खड़े हैं, ये वही फ़लस्तीनी लड़के हैं। देखो, टाली भी इनके साथ है। इसने हवा से चेहरे पे आते बाल पीछे हटाए और देखा। वह हैंडसम और खुश शक्ल लड़के सीढ़ियों के किनारे खड़े बातों में मसरूफ़ थे। आओ इनसे मिलते हैं। मुझे दिलचस्पी नहीं है, तुम जाओ, मुझे ज़रा कुछ काम है। वो खट जीना उतरते आगे बढ़ी। डीजे ने इन्हें पुकारा। वो इन फ़लस्तीनियों की जानिब चली गई थी और वो यही चाहती थी। डीजे से दोस्ती अपनी जगह, मगर फ़िलहाल वो खूब आज़ादी से इस्तांबुल को खोजना चाहती थी, और अकेली और तन्हा। करीबन घंटे बाद वो अपने कमरे से खूब तैयार होकर निकली और पथरीली सड़क पर चलने लगी थी। इसने ब्लू जीन्स के ऊपर एक तंग स्टाइलिश सा घुटनों तक आता सुर्ख कोट पहन रखा था। शदीद सर्दी के बावजूद नंगे पाँव में 5 इंच ऊंची सुर्ख पेंसिल हील पहनी थी। रेशमी बाल हवा से शानों पे उड़ रहे थे और गहरे काजल के साथ रस भरी की तरह सुर्ख लिपस्टिक। इसे सुर्ख लिपस्टिक हमेशा से पुरकशिश लगती थी और आज इसे मालूम था कि वो बहुत हसीन लग रही है। बस स्टॉप आ चुका था जब बादल ज़ोर से गरजे। ये बस स्टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। आसमान जी की हीरोइन गुरसल थी। गुरसल बस सर्विस उस्मान जी के तलबा के लिए ही चलती थी और इन्हें इस्तांबुल शहर तक ले जाती थी। हाले ने इसे गुरसल का शेड्यूल रटवा दिया था। जिस दिन तुम्हारी गुरसल छूटी, तुम्हें हाले नूर बहुत याद आएगी, इसने सख्ती से ताकीद करते हुए कहा था। गुरसल अपने मुकर्रर वक्त से एक लम्हा ताख़ीर नहीं करती और अगर आप चंद सेकंड भी देर से आए तो गुरसल गई। अब 2 घंटे बैठकर अगली गुरसल का इंतज़ार करें। जब वो गुरसल में बैठी तो आसमान पे स्याह बादल इकट्ठे हो रहे थे। जब गुरसल ने बास्फोर्स का अज़ीमुश्शान पुल पार किया तो मोटी मोटी बूंदें पानी में गिर रही थी, और जब वो टॉक्सम स्क्वायर पे उतरी तो इस्तांबुल भीग रहा था। टॉक्सम स्क्वायर इस्तांबुल का एक मरकज़ी चौक था। वहाँ ऐन वसत में तातर्क समेत तारीख़ी शख्सियात के मुजस्मे नस्ब थे। मुजस्मा आज़ादी, एक तरफ हरा भरा सा पार्क था और दूसरी तरफ मेट्रो ट्रेन के ज़ेरे ज़मीन स्टेशन। वो बस से उतरी तो बारिश बहुत तेज़ बरस रही थी। मोटे मोटे कतरे इस पर गिर रहे थे। वो सीने पे बाजू लपेटे तेज़ तेज़ सड़क पार करने लगी। गीली सड़क पर ऊंची हील से चलना दुश्वार हो रहा था। चंद ही लम्हों में वो पूरी तरह भीग चुकी थी। ज़ेरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन तक जाती वो चौड़ी सीढ़ियाँ सामने ही थीं। वो तकरीबन दौड़कर सीढ़ियों की तहाने तक पहुंची ही थी कि चटक की आवाज़ आई। वो लड़खड़ाती और गिरते गिरते बची। इसकी दाईं सैंडल की हील दरमियान से टूट चुकी थी। टूटा हुआ 2 इंच का टुकड़ा बस अटका हुआ था और वो साथ लटक रहा था। इसने खफ़त से इधर उधर देखा। लोग मसरूफ़ अंदाज में छतरियाँ ताने गुजर रहे थे। शुक्र है कि किसी ने इसे देखा नहीं था। बारिश इसी तरह से बरस रही थी। इसके बाल मोटी गीली लटों की सूरत में चेहरे की तरफ चिपक रहे थे। इसने खौफ से टूटे जूते के साथ जीना उतरना चाहा, मगर ये नामुमकिन था। झंझला कर वो झुकी, दोनों जूतों के स्टेप्स खोले, पाँव में से बाहर निकाले और जूते स्टेप्स से पकड़कर सीधी हुई। नीचे ट्रेन के पहुंचने का शोर मच गया था। वो भागते हुए नंगे पाँव ज़मीन जीना उतरने लगी। इसके पहलू में गिरे हाथ से लटके दोनों जूते इधर उधर झूल रहे थे। मेट्रो का टिकट 1.5 लीरा का था, चाहे जिस स्टेशन पर भी उतरो। वो टिकट लेकर जल्दी से ट्रेन में दाखिल हुई ताकि किसी के महसूस करने से कबल ही मुतबर बनकर जूते पहनकर बैठ जाए। मेट्रो में नशिस्तें दोनों दीवारों के साथ सीधी कतार में थीं। खड़े होने वालों के लिए ऊपर रॉड से हैंडल लटक रहे थे। वो एक हैंडल को पकड़े भीड़ में से रास्ता बनाने लगी। इसकी नज़र कोने की खाली नशिस्त पर आ गई थी, मगर आगे चलते शख्स ने गोया रास्ता रोक दिया था। जब तक वो कोने वाली नशिस्त पर बैठा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकी।
फिर इसके बैठते ही थम से इसके बराबर की जगह पे आ बैठी। उसे या सूट में मलबूस शख्स शनासा सा लगा। लम्हे भर को इसका सांस रुक गया। वो जहान सिकंदर था।